नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। जी राम जी बिल पर सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले पहले डाका था अब बनेगा मील का पत्थर। यूपी में सबसे बड़ा एसआईआर अभियान, 2.79 करोड़ वोटर्स लिस्ट से बाहर। वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सीएक्यूएम को लगाई फटकार, कहा जिम्मेदारी निभाने में नाकाम। दावोस में भारत की मजबूत मौजूदगी, शिवराज वैष्णव करेंगे प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई। और लेबनान में इजराइल का बड़ा एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह हमास के ठिकानों पर हमला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2026 की पहली कैबिनेट बैठक के बाद विकसित भारत जी राम जी एक्ट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये कानून ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा है कि वीबी जी राम जी में रोजगार की गारंटी है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और गांव में स्थानीय संपत्तियों का निर्माण होगा। उन्होंने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा है। कहा है कि ये लोग देश हित के कानूनों का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष अपनी पुरानी भ्रष्ट नीतियों का बचाव कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब गांव और राज्य विकसित होंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होने से किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान मिलेगा। पहले श्रमिकों के हक पर डाका डाला जाता था और हर जिले से भ्रष्टाचार की शिकायत आती थी। अब मजदूरों को समय पर भुगतान मिलेगा और हाजिरी की औपचारिकता खत्म होगी। उन्होंने कहा है कि वीबी जी राम जी एक्ट एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। सीएम योगी ने यूपी की जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया है। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन परीक्षण यानी कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद आज 6 जनवरी 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इस प्रक्रिया में यूपी में सबसे ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। कुल 2.79 करोड़ नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं। इसके बाद प्रदेश में अब 12.55 करोड़ मतदाता दर्ज हैं। चुनाव अधिकारियों ने कहा है कि ड्राफ्ट सूची अंतिम नहीं है। अगर किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं दिख रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। मतदाता आयोग की वेबसाइट पर जाकर आप आसानी से अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसके लिए ईपीआईसी नंबर, नाम, विधानसभा और जिला दर्ज करना होगा। ड्राफ्ट सूची में नाम न मिलने पर मतदाता 6 फरवरी तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। नाम या तो कटे नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरना होगा, गलत नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 और संशोधन के लिए फॉर्म 8 भरने का प्रावधान है। ये फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से जमा किए जा सकते हैं। आवेदन के साथ जन्म प्रमाण पत्र, पता और पहचान पत्र जरूरी होंगे। मतदाता अपने क्षेत्र के बीएलओ से भी संपर्क कर सकते हैं। निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा के अनुसार अब तक का ये सबसे बड़ा वोटर लिस्ट सफाई अभियान है। एसआईआर में ट्रांसफर, मृतक, डुप्लीकेट और गलत पते के कारण सबसे ज्यादा नाम हटाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को कड़ी फटकार लगाई है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि आयोग अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहा है। सीएक्यूएम ने दिल्ली की सीमाओं पर स्थित टोल प्लाजा को हटाने या अस्थायी रूप से बंद करने के लिए 2 महीने का समय मांगा था। इस मांग को अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इतने अहम मुद्दे पर देरी स्वीकार्य नहीं है। पीठ ने साफ किया है कि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर ठोस और त्वरित कदम उठाने जरूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीएक्यूएम को चरणबद्ध तरीके से दीर्घकालिक समाधान पर काम शुरू करने को कहा है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची की पीठ ने आयोग को 2 हफ्ते में विशेषज्ञों की बैठक बुलाने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण के प्रमुख कारणों की पहचान कर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। पीठ ने सवाल किया है कि क्या अब तक प्रदूषण के असली कारण तय नहीं किए गए हैं। अदालत ने कहा है कि भारी वाहन वायु प्रदूषण में बड़ा योगदान दे रहे हैं। ऐसे में टोल प्लाजा के मुद्दे पर निष्पक्ष रूप से विचार करना जरूरी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विभिन्न हितधारकों के दबाव में आए बिना फैसला लिया जाए। सिर्फ बैठकें कर समय मांगना समाधान नहीं है। सीएक्यूएम को जिम्मेदारी के साथ तुरंत कार्रवाई करनी होगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के लिए भारत की तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और अश्विनी वैष्णव भारत के प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई करेंगे। उनके साथ 2 अन्य केंद्रीय मंत्री, 5 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री भी दावोस जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर 10 राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधि इस वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों और सार्वजनिक उपक्रमों के शीर्ष उद्योगपति भी शामिल होंगे। यह दौरा भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। भारत इस मंच के जरिए निर्यात विविधता बढ़ाने और निवेश आकर्षित करने पर जोर देगा। साथ ही रेयर अर्थ खनिजों की खोज और वैश्विक साझेदारी पर भी चर्चाएं की जाएंगी। 19 से 23 जनवरी तक चलने वाली इस बैठक की थीम अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग रखी गई है। प्रतिनिधि मंडल में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और राम मोहन नायडू भी शामिल होंगे। राज्यों की ओर से देवेंद्र फडणवीस, हिमंता बिस्वा शर्मा, मोहन यादव, ए रेवंत रेड्डी और एन चंद्रबाबू नायडू दावोस पहुंचेंगे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश, झारखंड और केरल के प्रतिनिधि मंडलों की भागीदारी भी संभावित है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस वर्ष एक वैश्विक गठबंधन की चेयरपर्सन के रूप में शामिल होंगी। यह गठबंधन जेंडर इक्विटी और समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से काम करता है। दावोस में भारत की मौजूदगी से वैश्विक निवेशकों के बीच देश की मजबूत छवि पेश होने की उम्मीद है। इजराइल की वायुसेना ने सोमवार देर रात और मंगलवार तड़के दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में कई जगहों पर हवाई हमले किए। इन हमलों में लेबनान का तीसरा सबसे बड़ा शहर सिदोन भी निशाने पर रहा। तड़के करीब 1 बजे सिदोन के व्यावसायिक इलाके में स्थित एक 3 मंजिला इमारत पूरी तरह ध्वस्त हो गई। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब लेबनान के सेना प्रमुख हिजबुल्लाह के निरस्त्रीकरण को लेकर सरकार को रिपोर्ट देने वाले हैं। मौके पर मौजूद फोटोग्राफर्स के मुताबिक इमारत खाली थी और आसपास वर्कशॉप और मैकेनिक की दुकानें भी थी। कम से कम एक व्यक्ति को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया है। राहत और बचाव दल मलबे में अन्य लोगों की तलाश में जुटे हैं। शुरुआती जानकारी में किसी की हताहत होने की पुष्टि नहीं है और न ही किसी की मौत की पुष्टि है। इजराइल सेना ने कहा है कि इन हमलों में हिजबुल्लाह और हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। सेना के प्रवक्ता अविचाई अदराई ने हमले से करीब 2 घंटे पहले चेतावनी जारी की थी। चेतावनी में पूर्वी बेका घाटी और दक्षिणी लेबनान के गांव का जिक्र किया गया था। हालांकि सिदोन में हुआ हमला बिना किसी पूर्व सूचना के किया गया। लेबनान की सरकारी एजेंसी के मुताबिक बेका घाटी में हमास कमांडर शरहबिल अल सैयद के घर को भी निशाना बनाया गया है। ये कमांडर पहले ही 2024 में ड्रोन हमले में मारा जा चुका था। चेतावनी के बाद कई इलाकों को खाली करा लिया गया है। इससे पहले एक ड्रोन हमले में भी 2 लोग घायल हुए थे, जिनमें हिजबुल्लाह के सदस्यों को निशाना बनाए जाने का दावा किया गया था। तमिल सुपरस्टार थलापति विजय इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म जन नायकन को लेकर चर्चा में है, जो 9 जनवरी को रिलीज होने वाली है। इस बीच करूर भगदड़ मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई ने अभिनेता को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। विजय को 12 जनवरी को दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। इतना ही नहीं, यह मामला 27 सितंबर 2025 को तमिलनाडु के करूर में हुई टीवी के पार्टी की जनसभा से जुड़ा है। सभा के दौरान भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई थी। इस घटना ने राज्य की राजनीति और फिल्म जगत दोनों में हलचल मचा दी थी। अब इसी मामले में जांच एजेंसी विजय से सवाल जवाब करेगी। आपको बता दें कि करूर में हुई इस भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में कम से कम 41 लोगों की मौत हुई थी और 110 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। घटना के अगले दिन विजय ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी। उन्होंने इसे कल्पना से परे बताते हुए गहरा दुख जताया था। विजय ने पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की थी। साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की थी। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया था कि उनकी पार्टी पीड़ितों को हर संभव मदद देगी। अब सीबीआई की पूछताछ के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई तय होगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण के एक बयान ने राज्य की राजनीति में विवाद खड़ा कर दिया है। चव्हाण ने लातूर में एक सभा के दौरान दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख की यादों को शहर से मिटाने की बात कही। उनके इस बयान पर कांग्रेस ने कड़ा एतराज जताया है। विलासराव देशमुख के दोनों बेटे अमित और रितेश देशमुख भी इस टिप्पणी से नाराज नजर आए। कांग्रेस ने इसे सत्ता का अहंकार और देशमुख की विरासत के प्रति अज्ञानता बताया। पार्टी ने कहा है कि लातूर के विकास में विलासराव देशमुख का योगदान ऐतिहासिक रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक राजनीति करने का आरोप लगाया है। बयान के बाद से राज्य की सियासत में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस नेता अमित देशमुख ने कहा है कि इस बयान से लातूर वासियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विलासराव देशमुख आज भी लातूर के लोगों के दिलों में जिंदा है। वहीं अभिनेता रितेश देशमुख ने अपने पिता की विरासत का भावुक अंदाज में बचाव किया। उन्होंने कहा है कि लिखा हुआ मिटाया जा सकता है, लेकिन मन में अंकित नाम कभी नहीं हटाया जा सकता। रितेश का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि लातूर के लोग अपने नेता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। कई लोग पहले भी ऐसी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन नाकाम रहे। यह विवाद आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति को और गर्मा सकता है। संगीत की दुनिया में ए.आर. रहमान वो नाम है जिनका म्यूजिक लोगों के दिलों में बस चुका है। सादगी, गहराई और जादू से भरे उनके संगीत ने भारतीय सिनेमा को वैश्विक पहचान दिलाई है। आज ए.आर. रहमान अपना 59वां जन्मदिन मना रहे हैं और इस खास मौके पर फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। रामचरण से लेकर जैकी श्रॉफ तक तमाम सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर रहमान के लिए प्यार जताया। फैंस भी उनके गानों और यादगार कंपोजिशन को याद करते हुए नजर आए। रहमान का संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, बल्कि महसूस होता है। उनके जन्मदिन ने एक बार फिर उनकी विरासत को सुर्खियों में ला दिया है। इंडस्ट्री ने उन्हें म्यूजिक का जादूगर बताया। जैकी श्रॉफ ने सोशल मीडिया स्टोरी पर ए.आर. रहमान की तस्वीर शेयर कर उन्हें दिल से बधाई दी। उन्होंने लिखा कि जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ए.आर. रहमान, हमारी दुआएं सदैव उनके साथ रहेंगी। वहीं रामचरण ने रहमान के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट करते हुए उनकी धुनों की तारीफ की और आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए आभार भी जताया। रामचरण ने कैप्शन में लिखा, सर आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए अच्छी सेहत, खुशी और शानदार म्यूजिक लाए। चिकिरी चिकिरी तो बस शुरुआत थी। पेड्डी के लिए आपने जो जादुई धुनें बनाई हैं, उनके लिए आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। मणिरत्नम की फिल्म रोजा से उन्हें पहचान मिली और फिर ए.आर. रहमान ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2 ऑस्कर, 2 ग्रैमी और पद्मश्री समेत कई सम्मान उनके नाम हैं। 145 से ज्यादा फिल्मों में संगीत देकर रहमान ने इतिहास रचा है। आज भी उनका जादू बरकरार है। जन्मदिन पर उन्हें मिल रही शुभकामनाएं इस बात का सबूत है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।